तो अभी डीपीपी छोड़ देना, डीपीपी वाले क्वेश्चंस को भी मत करना। डीपीपी वाले क्वेश्चंस एक दो दिन रुक जाओ, और साइक्लिक कंपाउंड जैसे ही करेंगे तो फिर सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। और कोई डाउट है किसी को? और ज्योत्सना एक सवाल पूछी थी, इन लोगों का जो डीपीपी हम लोग मेडिकल वाले बैच में दे रहे हैं, उसमें एक अच्छा सवाल था कि सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड बताना है, मतलब मोलर मास वाला पार्ट सबसे लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कंडीशन ये है कि उसमें केवल sp एंड sp2 कार्बन होना चाहिए। मतलब सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड बताओ जिसमें केवल sp और sp2 कार्बन होगा। ट्राई करके देखो। एलिन होगा। हाँ, ये एक सवाल अच्छा बना रखा है क्या पहले से? यस सर। अच्छा, चलो। जैसे सवाल वाले पार्ट में ज्योत्सना एक स्ट्रक्चर बताई थी कि सर ये स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत है, ये भी स्ट्रक्चर तो हो सकता है। ये शायद तुम्हारे डीपीपी का सवाल है, शायद डीपीपी का बुकलेट का सवाल है, सर बुकलेट का सवाल है। डीपीपी का है सर। डीपीपी का है? नहीं, डीपीपी का तो है ही, बुकलेट में भी ये सवाल दे रखा है। तुम्हारे सब्जेक्टिव में ये है जहाँ तक हमको ध्यान है, या कहीं ना कहीं दे रखा है तुम्हारे बुकलेट में है ये सवाल। खैर, तो जैसे अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस वाले पार्ट में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ऊपर वाले कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन हम लोगों का जो रिंग का स्ट्रक्चर होता है, उस रिंग के स्ट्रक्चर में ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना। क्या होता है? ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन तो खैर आता है, स्ट्रेन अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, बट ऐसा सोच लेना कि sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया लीनियर शेप, और लीनियर शेप वाला पार्ट रिंग में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर सकता अप टू 9 कार्बन। हम लोग जब 10 कार्बन की बात करते हैं तो 10 कार्बन वाले पार्ट से हम लोग का लीनियर स्ट्रक्चर बन सकता है। मतलब 10 के कार्बन चेन में आराम से ये ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर ये एलिन्स टाइप का स्ट्रक्चर आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन उससे छोटे रिंग्स में कभी भी एक रिंग वाले पार्ट में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। मतलब एक ही कार्बन के ऊपर दो डबल बॉन्ड या अल्काइन एक ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट कभी भी रिंग में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो इस केस में जैसे sp और sp2 कार्बन चाहिए, तो sp और sp2 वाले पार्ट में जैसे मान लो sp कार्बन चाहिए, तो sp कार्बन का मतलब ये है बेसिकली कि हम लोग के पास आइदर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो दो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, या फिर दो डबल बॉन्ड हो। ये दोनों सिनेरियो में हम लोग के पास sp कार्बन रहेगा। और जब sp2 चाहिए तो sp2 वाले पार्ट में 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो इन 3 स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। बाकी हाइड्रोजन तो अपने आप प्लेस कर ही सकते हैं हम लोग। तो जब पहला स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होगा, तो जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में कार्बन ले सकते हैं, राइट साइड में कार्बन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को मिनिमम मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। इसका सिंपल सा सेंस ये होगा कि हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन अटैच करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल सकते हैं, बट दूसरे साइड हाइड्रोजन नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसीलिए लेफ्ट वाले साइड में हाइड्रोजन डाल दिया, फिर राइट साइड में कार्बन डालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो इसके पास एक सिंगल बॉन्ड बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम लोगों का दोनों कार्बन sp हो गया, तो हम लोगों को अगर sp2 कार्बन बनाना है, तो sp2 कार्बन बनाने के लिए अब हम लोगों को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कंसिडर करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें हम लोग एक हाइड्रोजन को अटैच करके सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा बना के sp2 कार्बन बना सकते हैं। बट ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एडजस्ट करने के लिए भी एक कार्बन चाहिए। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड ग्रुप बनाना है तो इस केस में 4 कार्बन होना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, अगर हम लोग को दोनों साइड डबल बॉन्ड बनाना है, जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी sp कार्बन में, तो इस केस में राइट साइड में कार्बन होगा, लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन ही डालना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। अब अगर एक चीज़ देखें तो जैसे बीच वाले कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, राइट साइड वाले कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हम लोग प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे sp2 कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेस करके काम कर सकते हैं, और सेम तरीके से लास्ट वाले पार्ट में भी हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया तो यहाँ भी sp2 कार्बन होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें sp कार्बन भी हो गया और sp2 भी हो गया। ये चीज़ हम लोग एलिन्स में डिस्कस कर चुके थे, तो ये याद होना चाहिए क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इस तरह का एक हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट डिस्कस कर चुके थे, ठीक है।
होता है जैसे अननोन स्ट्रक्चर निकालते वक्त इस चीज़ का एक प्रॉब्लम आता है कि अननोन स्ट्रक्चर में कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर होगा ये नहीं मालूम, तो एलिन्स का स्ट्रक्चर हम लोग क्योंकि देख चुके हैं तो इसलिए इस चीज़ को जज करना आसान है कि ऐसा स्ट्रक्चर तो देखा हुआ है, तो चलो इस बेसिक पार्ट से भी शुरुआत किया जा सकता है आराम से, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग लेक्चर 5 क्या क्या वर्कशीट 2 का 2 वर्कशीट 2 का 2 एक मिनट, वर्कशीट 2 का 2 वर्कशीट 2 वाले पार्ट में आंसर गलत है। आंसर गलत है, चलो देख लेते हैं। एक ही कार्बन चेन दिख रहा है हमको, 5 का कार्बन चेन है, और नंबरिंग वाले पार्ट में राइट साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि पाई बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 4 इसका मतलब फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल होगा 4Me, और उसके अलावा 4 के कार्बन चेन के लिए हम लोग आराम से पेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। पेंट वाले पार्ट के सेकंड पोजीशन पे अल्कीन है तो पेंटुइन, 4 मिथाइल पेंटुइन, ये नोमेनक्लेचर होना चाहिए। इसका आंसर क्या दे रखा है? 1 इन पेंट 4 1 इन, मिथाइल। हाँ नहीं 1 इन तो नहीं हो सकता, 2 इन होना चाहिए। वर्कशीट नंबर 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 मिथाइल पेंट 1 इन नहीं, 2 इन होगा। एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटी है क्या ऐसा। नहीं CS3 दे रखा है यहाँ पे, तो पेंट 1 इन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो ठीक है, इसका आंसर करेक्शन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? वर्कशीट 3 में क्वेश्चन नंबर 14 का भी है, वर्कशीट 3 में क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर में। उसका आंसर वर्कशीट 3 में क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा सॉरी 3 में क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर में 1 2 3 4 5 6 का कार्बन चेन है। इसका मतलब नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोग 2 हेक्सेनॉल वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें ई को ड्रॉप नहीं किया था। नहीं, ई को तो ड्रॉप करना पड़ेगा इसमें। आइदर हम लोग 2 हेक्सेनॉल ले सकते हैं और या फिर हेक्सेन 2 ऑल ले सकते हैं। तो इस केस में वैसे ठीक है यार, ई को मतलब ड्रॉप करना नहीं करना हम उतना रिगोरसली केयर नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो कहीं भी ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई के हिसाब से काम नहीं करेगा। हाँ ये है कि तुम लोग ये चीज़ मालूम होना चाहिए क्योंकि तुमको स्कूल के एग्जाम में लिखना होता है, और वहाँ अगर ई लिख देंगे तो शायद नंबर कट जाए। तो तुम लोग के लिए मालूम होना जरूरी है। जैसे अरविंद लास्ट वाले क्लास में बताया था कि वहाँ पे ब्यूटेन 1,3 या 1,2 डायोल या इस टाइप का पार्ट था, तो यहाँ पे ई वाला पार्ट था क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकल डी को कंसिडर किया था। तो हम इस चीज़ का कभी केयर नहीं किए थे क्योंकि हम कभी हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मेरे सामने, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हमको दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस ये देखते हैं कि मेरा ये नाम सही है कि गलत है, वर्ड रूट वाला पार्ट सही है कि गलत है, और मेरा आंसर वहीं से आ जाता है। तो इसलिए हम कभी ध्यान नहीं दिए। बट हाँ ठीक है, तुम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ई वाला पार्ट ओमिट करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हारे स्कूल में पूछेगा। तो नोमेनक्लेचर में 2 हेक्सेनॉल या हेक्सेन 2 ऑल ये होना चाहिए था नोमेनक्लेचर। इसको भी आंसर में एक बार चेक कर लेंगे। और कोई डाउट? सब्जेक्टिव का 2 का डी। सब्जेक्टिव बुकलेट का आदित्य फिर से बोल। हाँ सर, सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव का 2 का डी। सब्जेक्टिव के 2 का डी, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 2 का डी। हाँ, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। अमाइन का डिग्री बताया क्या तुम लोगों को कि नहीं बताया है? बताओ जल्दी, डिग्री ऑफ अमाइन बताया है क्या? हाँ सर बताए थे। तो डिग्री ऑफ अमाइन अगर मतलब डिग्री ऑफ कार्बन अगर बताया होगा तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन सब एक ही जगह पे बताया होगा। डिग्री ऑफ अमाइन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो नाइट्रोजन वाले पार्ट से जितने कार्बन अटैच्ड होते हैं उससे उसकी डिग्री हम लोग डिफाइन करते हैं। तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में केवल एक ही कार्बन चेन अटैच्ड है। इस सब कार्बन की डिग्री से मतलब नहीं होगा, जैसे हाइड्रोजन में, अल्कोहल में या अल्काइल हैलाइड में कार्बन की डिग्री से मतलब होता है। बट इस सिनेरियो में जब हम लोग अमाइन लेते हैं तब या अमाइड लेते हैं तो इसमें नाइट्रोजन से कितने कार्बन चेन अटैच्ड है इससे हम लोग का मतलब होता है। तो नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन चेन अटैच्ड है, इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं। और कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, तो फिर क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर 5 में लास्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट डिस्कस किए थे। तो लेक्चर 5 में नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप शायद हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ओके चलो ठीक है, तो लेक्चर 6 हम लोग शुरू करते हैं।
बड़ा मजेदार, मतलब मेन जो हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होता है यही चीज होता है, और ये बहुत सिंपल सा होता है। अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को देख लिया तो इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, नोमेनक्लेचर ऑफ, और तुम लोग को हम नोट्स भी भेज देंगे, मेरे पास नोट्स आ गया है पूरे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट का, जीओसी वाले पार्ट का, वो नोट भेज देंगे तुम लोग को आज। नोमेनक्लेचर ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें हम लोगों को टोटल 3 केसेस डिस्कस करना है, इस एक चीज का ध्यान रखना। 3 केस में सबसे पहला केस, जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप तो होना चाहिए, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए पहला चीज। लेकिन पहला केस ये है कि उस तरह का केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे अभी तक हम लोग अल्कोहल का या सल्फोनिक एसिड सबका फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहे थे, तो 2 OH ग्रुप 3 OH ग्रुप सब में एक ही जैसा रूल था, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में हम लोगों के केस 1 में केवल एक सिंगल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जब 2 होता है तो रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। जब 3 या 3 से ज्यादा होता है, जैसे एक तुम लोग को पहला पार्ट बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग के प्रायोरिटी में सबसे हाईएस्ट होता है, फिर भी इसका हम लोग सफिक्स नेम मतलब फंक्शनल ग्रुप नेम भी रखते हैं और इसका प्रीफिक्स नेम भी रखते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट नेम भी रखते हैं। तो जब ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में है तो फिर इसका प्रीफिक्स नेम का क्या सेंस बनता है, तो इसके प्रीफिक्स का सेंस केस नंबर 3 में आएगा, जब 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स वाले पार्ट एग्जिस्ट करेंगे, तब उसका प्रीफिक्स वाला पार्ट हम लोग को कंसिडर करना होता है। तो केस 1 में मेंशन कर लेना ओनली वन, या फिर मेंशन नहीं करने की जरूरत है, बस देखते चले जाओ, ओनली वन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। और उसमें ये चीज ध्यान रखना है, हम लोग बाय डिफॉल्ट ये लेके चल रहे हैं कि मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है। तो इस केस में जैसे हम लोग का जो रूल्स था पहले, ऑलमोस्ट वैसा ही रूल है, पेरेंट चेन डिसाइड करना है, दिस करना है, दैट करना है। लेकिन जब हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करते थे तो एक चीज बताया था तुम लोगों को, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप में हम लोग के पास कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटो सॉरी एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईस्टर वाला पार्ट हो, अमाइड वाला पार्ट हो, या फिर हम लोगों का नाइट्राइल वाला पार्ट हो। इन सारे के सारे हम लोग के फंक्शनल ग्रुप, कोई ग्रुप बच गया, हाँ COX वाला पार्ट बच गया, इन सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलने का मतलब ये होता है नॉर्मली कि अगर हम लोग का कार्बन चेन चलता आ रहा है और उसके साइड में यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इस केस में कार्बन चेन यहाँ पे आके एंड कर जाएगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग का कार्बन नहीं है। हो सकता है कि ईस्टर वाले पार्ट में कार्बन चेन हो, लेकिन क्योंकि हम लोगों का ये कार्बन चेन यहाँ पे आके रुक गया, फिर वापस से कार्बन चेन अलग से शुरू हुआ, तो इसीलिए इसको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर किया जाता है। ऑक्सीजन से जो चीज अटैच होता है उसको चेन का पार्ट नहीं माना जाता है। हम लोग अलग से ये ईथर वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे तब मालूम पड़ेगा, बट इन जनरल जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सारे के सारे केसेस में कार्बन एग्जिस्ट करने की वजह से, और कार्बन के जस्ट आगे कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग का कोई भी कार्बन चेन वाला पार्ट यहीं पे आके रुक जाया करेगा, इसे हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन इसको उल्टे तरीके से याद रखना, जैसे हमको बोला गया था, ये वो ग्रुप्स हैं जो जहाँ पे खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब एक अमिताभ बच्चन का कोई मूवी है ना, तो याद है किसी को, उसमें एक डायलॉग होता है, आलिया। लकी, पता नहीं कौन सा मूवी है, ये वो है जो जहाँ पे खड़े हो जाए लकीर वहीं से शुरू होती है, ऐसा कोई डायलॉग सुना है कभी कोई? सुने। तो वही है यहाँ पे, ये वो ग्रुप्स हैं जो जहाँ पे खड़े हो जाए लकीर वहीं से शुरू होती है, मतलब जो हम लोग पेरेंट चेन का लाइन है वहीं से शुरू करेंगे। तो इस केस में एक बड़ा सिंपल सा कंसिडरेशन ये है कि कार्बन चेन हमेशा यहीं से शुरू होगा, और इनफैक्ट नंबरिंग भी हमेशा यहीं से शुरू होगा। तो हम लोग को पेरेंट चेन के सिलेक्शन में मल्टीपल टाइप की चीज़ें नहीं देखनी होती है, एक चीज़ बड़ा फिक्स्ड होता है कि हम लोग यहाँ से कार्बन चेन शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग अनसैचुरेशन देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, और उसके अलावा फिर हम लोग सबसे लास्ट में ये देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसमें था। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो सब तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अब तक क्वेश्चन सॉल्व करके पता चला होगा कि उतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब हम लोगों का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होगा तो हम लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है हमेशा
पेरेंट चेन का कार्बन वहीं से शुरू होगा विथ कार्बन नंबर 1। ये बिल्कुल फिक्स सिनेरियो है, एकदम सिंपल से तरीके से ध्यान रखना होता है। तो इस केस में जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में अगर मान लो ऐसा मेंशन कर रखा, मान लो ये मेंशन कर रखा और बोला है पेरेंट चेन डिसाइड करो, तो पेरेंट चेन वाले पार्ट में पहले तो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो OH वाला पार्ट और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। तो सबसे पहला काम मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे। एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो फिर ये जो OH वाला पार्ट है ये अब फंक्शनल ग्रुप के जैसा हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, पहला चीज। दूसरा, जो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने डिसाइड किया, ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट किस टाइप का है, तो इसमें कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। का ही है। क्या है? अच्छा, तो गूगल कर रहा था क्या? तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगा और कार्बन चेन यहीं से शुरू होगा, और इसके बाद कार्बन चेन को जब एक्सटेंड करेंगे तो सामने जाने पे दो कार्बन मिल रहा, लेकिन हम लोग के सामने जाने से कार्बन चेन तो दो मिल रहा, बट नीचे जाने पे हम लोग को एक अनसैचुरेशन मिल रहा। तो अब तो ये फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मतलब उसको फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर नहीं करना है। पहले हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप देखते थे, फिर अनसैचुरेशन, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो इस केस में नीचे जाने पे अनसैचुरेशन मिल रहा है जबकि सामने जाने पे नहीं मिल रहा, तो ये पार्ट अपने पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा। आराम से पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग यहाँ से कार्बन चेन से शुरू करके पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो अपने पेरेंट चेन के सिलेक्शन का पार्ट हो गया। दूसरा एक और चीज़ बड़ा अच्छा है, क्योंकि मालूम है कि नंबरिंग कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू करना है, तो इससे सिंपल क्या हो सकता है, ये कार्बन नंबर 1 यहीं से करना ही करना है। इसका मतलब पेरेंट चेन वाले पार्ट में जो अपना नंबरिंग है उसके लिए भी कोई रूल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आराम से 6 का कार्बन चेन नंबरिंग एक कॉर्नर से शुरू कर दिया। उसके बाद जो नोमेनक्लेचर था जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना होता है, एक छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ कि हम लोग का जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, क्योंकि मालूम है कि इसका कार्बन ही कार्बन नंबर 1 होगा, तो इसीलिए इसके पोजीशन को देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे नोमेनक्लेचर में देखना, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड टाइप से नोमेनक्लेचर मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, यहाँ ई भी नहीं होगा। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड टाइप का नोमेनक्लेचर नहीं होता है, हमेशा नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सिंपली ब्यूटेनोइक एसिड होता है। क्योंकि अगर ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से शुरू होना है, और अगर नंबरिंग यहीं से शुरू होना है इसका मतलब हम लोग के जो कंपाउंड है उस कंपाउंड वाले पार्ट के पोजीशन से, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन से कोई मतलब नहीं होगा, हमेशा जहाँ पे वो रहेगा वही पोजीशन नंबर 1 होगा। तो अगर पोजीशन में 1 दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कंसिडरेशन सही है। और नॉर्मली लोग पोजीशन नहीं देते हैं, सीधा नाम लिखा करते हैं। तो ये चीज़ बहुत आसान है यहाँ पे, बस ध्यान रखना है। पेरेंट चेन में जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर रखे थे, पहले फंक्शनल ग्रुप वो हम लोग ऑलरेडी काउंट कर रहे हैं, फिर अनसैचुरेशन वो देखना है, अगर अनसैचुरेशन नहीं हुआ तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वाला पार्ट या फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इस टाइप के ऑर्डर की आराम से बात कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है इसका, ट्राई करके देखो। 2-3 क्वेश्चन हम देते चले जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन का ज़्यादा ही क्वेश्चन देंगे। अपने कॉपी में फटाफट नोट करते जाना और आंसर बताते चले जाना क्या क्या आंसर होगा। ये मेरे हिसाब से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सबसे सिंपल नोमेनक्लेचर होता है, सबसे सिंपल नोमेनक्लेचर, और सवाल भी इसी से पूछा जाता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं।
आदित्य आर्यन पहले वाले का आंसर बताइए। मिथेनोइक एसिड। पहला क्या नाम बोला? मिथेनोइक। मिथेनोइक एसिड। सर एक फॉर्मिक तो एसिड भी बोलते हैं। हाँ, इसका कॉमन नेम भी थोड़ा ध्यान रखना। मिथेनोइक एसिड तो है ही, इसका कॉमन नेम हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। कॉमन नेम का एक लिस्ट देंगे तुम लोगों को, जो तुम लोगों को याद रखना होगा। उसमें उस लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है जो याद रखना ही रखना है, मतलब कंपलसरी, और दूसरा है जो तुम्हारे मर्जी पे है, याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, तुम्हारी मर्जी पे है। ठीक है अद्वय, सब का नाम ए से ही है क्या? दो लोगों को छोड़ करके, प्रियांश और ज्योत्सना का नाम छोड़ करके सब यही से है? सबको अपने क्लासरूम में पहले ही बैठना होता है क्या? बता भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अद्वय। सिंपल सा सिनेरियो है, फटाफट बोलते चले जाओ। अद्वय कुमार जल्दी आंसर बताइए। इसका आवाज ही नहीं आ रहा। अनूप सेकंड वाले केस में आंसर। सर इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम? कॉमन नेम याद नहीं आ रहा। अबे एसिटिक टू मरो कहीं जा करके तुम। इस कंपाउंड का कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड से भी कॉमन है। एसिटिक एसिड बचपन से एसिटिक एसिड ही चलता आ रहा है। और नोवेन इसमें मोल कंसेप्ट में कितने बार एसिटिक एसिड वाला पार्ट आता है? क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट का आंसर अरविंद। फोर हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल फोर हेप्टेनॉल फोर हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 5 पहले, ब्रोमो 5 पहले 5 ब्रोमो। ब्रोमो ठीक है 5 ब्रोमो, उसके बाद 4 4 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ठीक है 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनॉल। हेप्टेनल। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है। ज्योत्सना 4 नंबर। डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, डाउट होने पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्योत्सना सर क्वेश्चन नंबर 4। COBR है। COBR है हाँ। सर 7 कार्बोमोइल 7 कार्बामोइल ऑक्ट 3 सल्फोनिक एसिड। ऑक्ट 3 सल्फोनिक एसिड की ऑक्टेन 3 सल्फोनिक एसिड? अल्केन है तो इसलिए ऑक्ट तो केवल वर्ड रूट हो गया, फिर अल्केन के लिए ऑक्टेन, फिर उसके बाद 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अद्वय, आवाज आया तुमको? यस बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेन आंसर करिए ना। क्या है? आवाज समझ नहीं आया क्या बोला। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन करिए ना। फुल स्क्रीन ये? सर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सॉरी सॉरी चलो ध्यान दो। जैसे इस कंपाउंड वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप दो है अपने पास, एक CONH2 वाला पार्ट है और एक SO3H वाला पार्ट है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसके बाद ये देखते हैं कि चेन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। SO3H का प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे आता है, जबकि CONH2 का प्रायोरिटी शायद से 5th नंबर पे या 6th नंबर पे आता है। नंबरिंग हमको ध्यान नहीं है, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रायोरिटी 5th नंबर पे आता है। तो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप SO3H बन जाएगा। CONH2 वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ऑल्दो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, बट ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोअर प्रायोरिटी में एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। तो हम लोगों का ये जो सिनेरियो है, ये पार्ट नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के रिगार्डिंग हो गया। 8 का कार्बन चेन नंबरिंग हम लोग SO3H को लोएस्ट नंबर देने के लिए यूज करेंगे। बोलो
SO3H से अटैच्ड कार्बन को 1 नंबर नहीं दे। नहीं, SO3 से अटैच्ड कार्बन को 1 नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और इस केस में कार्बन चेन यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, तो इसको 1 नंबर नहीं बोल सकते। कार्बन चेन यहाँ से पूरा हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है। तो जब हम लोग एक कार्बन चेन डिसाइड करते हैं तो उस कार्बन चेन के दोनों एंड पॉइंट को कंसिडर करते हैं, आइदर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो दोनों एंड पॉइंट में से किसी एक जगह से नंबरिंग शुरू होगा। तो SO3H से अटैच्ड कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे नंबरिंग के लिए, आइदर एक एंड से शुरू करेंगे या दूसरे एंड से शुरू करेंगे। और CONH2 का नाम कार्बन ऑयल है सब्स्टिट्यूएंट नेम, तो ये पता होना चाहिए। सर SO3H का प्रायोरिटी ज्यादा था इसलिए उसको 2 नंबर मिला। हाँ, नहीं, पहले तो SO3H का प्रायोरिटी ज़्यादा था इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप बना, और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग नंबरिंग करते वक्त उसको लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू किए। पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और मेन फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके वजह से फिर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं ताकि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जैसे सब्स्टिट्यूएंट में होता था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम टाइप से पहले नंबर मिलना चाहिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को। अद्वै, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? अद्वै, अनूप, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? 1 मिनट सर, थोड़ा खो गए थे। वो गए थे। सर भूल जा रहे हैं बाद में। कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस करने की चीज़ अपने आप याद हो जाएगा। बाकी हम तुम लोगों को नोट्स आज भेज देंगे, कि नोट्स भी तुम्हारे पास था नहीं तो हो सकता है इस वजह से भी, बट नोट्स में सारे रूल्स लिखे हुए हैं, वो भी लास्ट ईयर में जब हम पढ़ाए थे उसी का नोट से देख लेना उन रूल्स को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होगा क्योंकि जैसे बहुत सारे रूल्स है, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। फिर जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने आप दिमाग में आता है अच्छा पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये आंसर होता था, तो उसके हिसाब से रूल्स अपने आप याद होता था। तो ये रूल्स भूलेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरह के क्वेश्चन हम इसीलिए पहले करा दे रहे हैं ताकि बीच बीच में हमेशा नोमेनक्लेचर का 1 सवाल या 2 सवाल मिलता रहे, तो तुमको वो चीज़ अपने आप याद होता रहे। बार बार रूल्स देखेंगे, और तुमको कोई बोला भी नहीं कि उन रूल्स को याद करो, उन रूल्स को देख के प्रैक्टिस करो। तो जब एक क्वेश्चन आएगा उसको देखना और उसके हिसाब से रूल्स को फॉलो करके उस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करना, अपने आप याद हो जाएगा ये चीज़। और इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछा जाता है, नोमेनक्लेचर का सवाल उठा के देखना, बड़ा सिंपल सिंपल सवाल होता है, ठीक है। अनूप वापस आया कि अभी भी खोया हुआ है? हाँ सर, आ गए। बताओ फिर। सर अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिएगा ना। हम कर ले, हम तो तुमको बोले भी कि उसको बस अरेंज कर देना है ऊपर से नीचे, तुमको एक लाइन से बताना भी नहीं है। सर 2 ब्रैकेट में 1,4 डाइब्रोमो 3 मरकैप्टो 1,4 एक सेकेंड, 1,4 डाइब्रोमो 3 मरकैप्टो मरकैप्टो और 5 अमीनो, अमीनो, ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंटाइन, पेंटाइल, ब्यूट 3 इन ऑयल हैलाइड, ब्यूट 3 इन ऑयल हलाइड के ब्रोमाइड? हाँ ब्रोमाइड, सॉरी नहीं, ब्रोमाइड। हाँ ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करना है। तो इस कंपाउंड के अंदर पहले सारे फंक्शनल ग्रुप को देखो, तो वहाँ पे टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप है। अगर 3 फंक्शनल ग्रुप है तो नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले ये देखेंगे प्रायोरिटी में ऊपर कौन सा आता है। तो COBr वाला पार्ट प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है, इसका मतलब SH और NH2 ये पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और ब्रोमीन वाला पार्ट पहले से सब्स्टिट्यूएंट था तो इसका तो सोचना ही नहीं है।
अगर हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो फिर ये देखो कि ये फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का है। तो इसमें कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। मतलब कार्बन नंबर 1 यही होगा सबसे पहला चीज, और दूसरा पेरेंट चेन यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ से जब नीचे गए तो दो ऑप्शन है, यहाँ से लेफ्ट साइड में चले जाओ या राइट साइड में चले जाओ। बट हम लोगों के पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त फंक्शनल ग्रुप फिर अनसैचुरेशन का नंबर आता है, कार्बन चेन का नंबर नहीं आता। तो लेफ्ट साइड में जाने से एक अनसैचुरेशन कवर हो रहा, जबकि राइट साइड में जाने से नहीं हो रहा। मतलब हम लोग का पेरेंट चेन वाला पार्ट आराम से यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है। यहाँ से पेरेंट चेन शुरू होके यहाँ तक जाएगा, जिसका कार्बन नंबर 1 COBr का कार्बन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 का ही कार्बन चेन है। और एक बार कार्बन चेन डिसाइड हो गया तो कार्बन चेन से अटैच्ड या पेरेंट चेन से अटैच्ड जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अब इस पूरे ग्रुप में हम लोगों का एक कार्बन चेन एग्जिस्ट कर रहा और उस कार्बन चेन के ऊपर वापस से सब्स्टिट्यूएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ये अपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग पहले हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर करते वक्त हमेशा पहले पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर करना इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अपने पास टोटल 4 का कार्बन चेन है, इसका मतलब ब्यूट, ब्यूट के थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसके इसमें ब्यूट 3 इन। और अगर COX होता था तो असाइल हैलाइड वाले पार्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर में ऑयल हैलाइड वर्ड यूज करते थे। जो भी हैलोजन है उसको हैलाइड में डालेंगे और बाकी नोमेनक्लेचर में सफिक्स में हम लोग ऑयल वर्ड यूज करते थे। तो ब्यूट 3 इन ऑयल, और ब्रोमीन था तो इसलिए ब्रोमाइड बोल सकते हैं। ये पार्ट केवल अपने पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब फिर सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। तो ओवरऑल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे नोमेनक्लेचर करें? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन नंबर 1 ये होगा और यही एक सिंगल सा चेन है। तो इसके इसमें 2, 3, 4, 5, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है। तो कुछ गड़बड़ किया है शायद इसमें, 1 के बाद थर्ड पोजीशन पे यस सर। ब्रोमीन होना चाहिए। ठीक है, 1 और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 1,3 डाईब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे SH है तो 2 पे मरकैप्टो। उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे NH2 है तो 4 अमीनो मेंशन करेंगे। और ये पूरा का पूरा ग्रुप 5 मेंबर्ड कार्बन चेन पर अटैच्ड है, जिसको हम लोग पेंटेन बोल सकते थे, बट क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो पेंटाइल वर्ड यूज करेंगे। तो ये पूरा पार्ट एक ब्रैकेट में क्लोज करके हम लोग आराम से पेरेंट चेन के नोमेनक्लेचर के जस्ट आगे ये कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, जिसमें अल्फाबेटिकली पहले 4 अमीनो जाएगा, फिर डाईब्रोमो वाला पार्ट जाएगा और उसके बाद मरकैप्टो वाला पार्ट आएगा। तो 4 अमीनो, फिर उसके बाद 1,3 डाईब्रोमो, फिर उसके बाद 2 मरकैप्टो पेंटाइल, ब्यूट 3 इनॉयल ब्रोमाइड, कंप्लीट नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है। ऑल्दो बड़े मतलब काफ़ी भारी भारी सवाल कराया तुम लोगों को, इतना डिफिकल्ट सवाल नॉर्मली नहीं किया जाता है, काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वर्कशीट में देख के पता चला होगा। इनफैक्ट जब बुकलेट सॉल्व करेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। नोमेनक्लेचर के केसेस के जब सवाल आएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सवाल होता है तो इन जनरल तुम्हारे जो अल्केन का नोमेनक्लेचर होता है वहीं तक होता है, और वहाँ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं होता है। बट ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आराम से करने आने चाहिए ताकि डिफिकल्टी लेवल तुमको मालूम पड़े। सिंपल क्वेश्चंस तो वैसे ही बनते चले जाएंगे। इन सब के बाद जो हम लोग का केस 2 वाला पार्ट था, अगर उसकी बात करें तो केस 2 वाले पार्ट में हम लोगों के पास 2 मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब अब हम लोग के पास चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप तो होगा जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन 2 मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और इस केस में हम लोग नॉर्मली करते क्या है, हम लोग जो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू करते हैं और दूसरे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे खत्म करते हैं। जैसे मान लो ऐसा ग्रुप दे रखा CHO और CHO, तो इस केस में अगर 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इस केस में हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से पेरेंट चेन शुरू करेंगे और हम लोग दूसरे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन तक लेके जाएंगे। मतलब दोनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन है वो कार्बन वाले पार्ट को हम लोग पेरेंट चेन में इंक्लूड करके काम करते हैं। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 2 मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप से कार्बन अपने पेरेंट चेन का पार्ट होंगे, ये हम लोग मेंशन करते हैं। फिर अगला पार्ट क्या आता है, तो नंबरिंग वाले पार्ट का। अब क्योंकि इसमें जैसे एक चीज़ सोचो कि हम लोगों को वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन होने चाहिए, तो इससे हम लोगों का
एक चीज बड़ा सिंपल हो जाता है कि यहाँ पे अनसैचुरेशन हो या ना हो, लॉन्गर कार्बन चेन हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं है। एक फंक्शनल ग्रुप से कार्बन चेन शुरू करेंगे, दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन चेन खत्म करेंगे, तो आराम से हम लोग का पेरेंट चेन का डिसीजन आसान हो जाता है। फिर उसके बाद नंबरिंग वाले पार्ट पे आते हैं। तो नंबरिंग वाले पार्ट में फिर ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि अब जैसे एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो पेरेंट चेन से अटैच्ड हम लोग का सारा जो ग्रुप होगा वो अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो अगर सारा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसमें एक चीज देख लेना कि इस पेरेंट चेन में कहीं डबल बॉन्ड है या नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड होगा तो हम लोगों को इस तरीके से नंबरिंग करना पड़ेगा कि उस डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलना शुरू हो। क्योंकि नंबरिंग इस साइड से करे 1 नंबर या दूसरे साइड से करे 1 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर सकते, तो उसके बाद अनसैचुरेशन से डिसाइड करेंगे। अगर उससे डिसाइड नहीं कर सकते तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। इस तरीके से आराम से काम कर सकते हैं। और एक और चीज, नोमेनक्लेचर में यहाँ भी पोजीशन देने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कंपाउंड वाले पार्ट में पोजीशन के बिना ही काम चल जाता है। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, थोड़ा हम सिंपल सिनेरियो लेके चल रहे हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के दोनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन चेन किसी एक के कार्बन से शुरू करके दूसरे के कार्बन तक लेके जाएंगे। इसका मतलब 4 का कार्बन चेन है और 20 से डिवीजन करने पे 2 इक्वल पार्ट मिल रहा है। तो अगर 2 इक्वल पार्ट मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि हम लोग का सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो इधर से नंबरिंग करो उधर से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमेट्रिकल कंपाउंड में डायरेक्टली ऐसे जज कर सकते हैं। तो कहीं भी साइड से नंबरिंग करे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का 4 का कार्बन चेन है तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड वाला पार्ट अल्कीन के जैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम लोग का अल्केन वाला ही पार्ट रहेगा। और उसके बाद हम लोग पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं समझेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि कार्बन चेन एक फंक्शनल ग्रुप से शुरू होकर दूसरे पे खत्म हो रहा है। मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन चेन के एंड पॉइंट पे है, तो सीधा हम लोग ब्यूटेन डाइओइक एसिड वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे नोमेनक्लेचर में 2 ओइक एसिड है तो इसलिए डाइओइक एसिड लेना है। उसके पोजीशन को देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कहीं पोजीशन देता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटेन 1 कॉमा, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और 4 नंबर यहाँ पे, तो 1,4 डाइओइक एसिड भी आराम से बोल सकते हैं। लेकिन पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स रहा तो एक ये सिनेरियो होगा जहाँ पे हम लोग को 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को कंसिडर करके काम करना होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल सर सा सिनेरियो बीच है। में हाँ, कीटोन जैसा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो कीटोन जैसा अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या, पहले तो ये देख लेना। अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो फिर बाकी को तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहे हैं। और अगर मान लो जैसे इस तरह का एक सिनेरियो हुआ, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में कीटोन अपना आ गया, तो अपना फंक्शनल ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कीटोन वाला पार्ट तो लोअर प्रायोरिटी में है, इसका मतलब ये अपने फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर नहीं करेंगे। 2 अपना मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब पेरेंट चेन वाला पार्ट एक कार्बन से शुरू होगा और दूसरे कार्बन तक आराम से जा सकता है। अब इसके बाद अगर नंबरिंग करना है तो नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे आराम से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि 3rd नंबर पे हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। 20 से डिवीजन करने पे 2 इक्वल पार्ट निकल के नहीं आ रहा। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग को उस सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कर नहीं सकते, क्योंकि इधर इधर से नंबर होगा या फिर उधर से नंबर होगा, 2 ही एंड है, तो दोनों में से किसी एक जगह से नंबरिंग हो गया। अनसैचुरेशन है नहीं तो फिर हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को पोजीशन देने की कोशिश करेंगे, तो इधर 1 2 3 या फिर दूसरे साइड से 1 2 3 4, तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने के लिए हम लोग ये नंबरिंग आराम से फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपना नोमेनक्लेचर वैसा ही रहेगा जैसा चलते आ रहा है। ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा वेरिएशन होता है, वो एग्जैक्टली वेरिएशन याद नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड में जब कीटोन वाला पार्ट होता है तो उसके नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, बट अदरवाइज बाकी जगह पे कहीं कोई वेरिएशन नहीं रहता है। तो नोमेनक्लेचर अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हेक्सेन डाइओइक एसिड वर्ड मेंशन किया, और उसके अलावा हम लोग के 3rd पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड है तो हम लोग 3 ऑक्सो वर्ड मेंशन कर देंगे। ये नॉर्मल एक नोमेनक्लेचर का पार्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग का जो केस 3 वाला पार्ट है, ये थोड़ा यूनिक केस है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होता है। बट हम आज तक ऐसा सवाल देखे नहीं है, आया भी है तो बड़ा सिंपल सा एक सवाल आया है इस सिनेरियो में। अगर हम लोग कंपाउंड में
तीन या तीन से ज़्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो, इधर CHO हो गया या फिर CN हो गया, CN हो गया, CN हो गया, इस टाइप का कुछ पार्ट हम देख रखे हैं, बट अदरवाइज बहुत बड़े कंपाउंड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को एक अच्छा एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। ऐसे केस 3 वाले पार्ट में 3 और मोर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग का रूल थोड़ा चेंज होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसा कंपाउंड लेके चलते हैं, मान लो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और 4 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह के केस में जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो अब हम लोग एक छोटा सा वेरिएशन करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो हम लोग के चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स थे, इन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए नोमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं। मतलब अगर 3 या 3 से ज़्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इस सिनेरियो में उस फंक्शनल ग्रुप को CHO, COH, CN किसी भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप को एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे। बट इसमें पॉइंट ये होता है कि अभी तक जब हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे, तो जैसे मान लो ये कंपाउंड है, तो इसमें ये दोनों कार्बन को काउंट कर रहे थे, जबकि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन ही नहीं होता है। तो अगर हम लोग इस CHO ग्रुप को एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करेंगे, मतलब नोमेनक्लेचर में इसके कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मानेंगे, इसको एक सिंगल यूनिट मान के चलेंगे हम लोग। ये पूरा का पूरा यूनिट एक सिंगल अलग से एक एंटिटी रहेगा, मतलब इसको हम लोग X के जैसा ऐसा बोल सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर हम लोग इसको अभी तक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर कर रहे थे और इसके कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मान रहे थे, तब तक तो हम लोग वहाँ पे अल वर्ड या अगर COH वाला पार्ट था तो उस केस में हम लोग ओइक एसिड इस तरह का पार्ट मेंशन कर रहे थे। बट अगर इससे कार्बन को कार्बन चेन का पार्ट नहीं मानेंगे, इसका मतलब नोमेनक्लेचर में हम लोग का एक कार्बन कम हो जा रहा है अगर हम लोग नोमेनक्लेचर के हिसाब से काम करें तो इसके एक कार्बन के कमी को कंपेंसेट कैसे किया जाए, तो इसके कंपेंसेशन के लिए हम लोग इसके नाम में मॉडिफिकेशन करना शुरू करते हैं। और ये मॉडिफिकेशन ध्यान रखते हुए काम करना, यहाँ छोटा सा एक पार्ट मेंशन कर रहे हैं, इफ चेन टर्मिनेटिंग या फिर इफ कार्बन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। और ये चीज़ हम लोग के साइक्लिक कंपाउंड में भी चलेगा, इसलिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होता है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। तब इस केस में जो हम लोग का COH वाला पार्ट है, इसका नोमेनक्लेचर ओइक एसिड नहीं होता, इसके सफिक्स वाले नाम को कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड बोला करते हैं हम लोग, सबसे पहला चीज़। दूसरा हम लोग का जैसे COOR था, इस चीज़ को हम लोग कार्बोक्सिलेट बोला करते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर में अल्केन कार्बोक्सिलेट वर्ड आता है। फिर उसके बाद अगर CO X वाला पार्ट हो गया मान लो, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग कार्बोनिल हलाइड वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों का CONH2 हुआ, तो CONH2 वाले पार्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर में कार्बोक्सामाइड वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम लोग का CN वाला पार्ट हुआ, तो यहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर में कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब जो नाइट्राइल वर्ड था या साइनाइड वर्ड था, साइनाइड तो खैर हम लोग यूज़ करते भी नहीं है, कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग का CHO ग्रुप है, तो इसमें अल वर्ड की जगह पे हम लोग नोमेनक्लेचर में कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज़ करेंगे। मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का नाम जो है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा अगर हम लोग इन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहे। एक तो साइक्लिक कंपाउंड में नहीं मानेंगे, और जब 3 या 3 से ज़्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तब भी इस केस को हम लोग कंसिडर करते हुए नहीं चलेंगे। इस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इसे अभी इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक ही सिनेरियो डिस्कस करेंगे या फिर 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम लोगों का ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है, अगर इसकी बात करें, तो अगर हम लोगों का इस पूरे कंपाउंड में CHO के जगह पे OH होता, या फिर यहाँ भी CHO के जगह पे OH होता, नीचे वाले पार्ट में भी CHO के जगह पे OH होता, और यहाँ पे भी CHO के जगह पे OH होता, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अपना पेरेंट चेन कौन सा होना चाहिए था। तो अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में हो,
फिर उसके बाद अनसैचुरेशन हो, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। तो अपने पास चेन वाले पार्ट में एक ये चेन पॉसिबल है, दूसरा एक ये चेन पॉसिबल है, तीसरा एक ये चेन पॉसिबल है। तो ये चेन नंबर 3 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इसमें 2 ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो ये तो हटा दो। चेन नंबर 1 पॉसिबल है, चेन नंबर 2 पॉसिबल है। चेन नंबर 1 में 3 फंक्शनल ग्रुप कवर हो रहा है, चेन नंबर 2 में भी 3 फंक्शनल ग्रुप कवर हो रहा है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर सकते, अनसैचुरेशन देखेंगे। अनसैचुरेशन है नहीं कंपाउंड में तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाएंगे, सॉरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे जाएंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 2 नंबर वाला पार्ट दिख रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता तो ये अपना पेरेंट चेन होता। तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पे है। अगर हम लोगों का 3 या 3 से ज़्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए उस चेन को सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो डायरेक्टली, पहला। फिर उसके बाद अनसैचुरेशन वाला पार्ट देखो, फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन देखो, मतलब यही अपना पेरेंट चेन वाला पार्ट रह जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो इसके बाद हम लोग नंबरिंग वाले पार्ट में वापस से 2 सिनेरियो हो सकता है। आइदर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर राइट साइड से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग कौन सा फॉलो करेंगे, तो जिस साइड से जाने पे फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा हो। तो इस केस में ये वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप पहले मिल रहा है, जबकि राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे मिल रहा है। मतलब नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोग ये ऊपर वाला नंबरिंग आराम से फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों को नोमेनक्लेचर करना होगा तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग CHO को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रखे हैं। जब CHO वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये पेरेंट चेन के कार्बन में इसका कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, तो CHO वाले पार्ट के फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो यहाँ से एक CHO का नाम हम लोग अगर कंसिडर करना शुरू करें तो नीचे नोमेनक्लेचर में अभी जस्ट मेंशन किया था CHO वाले पार्ट को हम लोग कार्बल्डिहाइड बोला करते हैं। तो अगर हम लोग का ये पहला CHO है तो ये भी कार्बल्डिहाइड बन जाएगा, ये दूसरा CHO कार्बल्डिहाइड बन जाएगा, ये तीसरा CHO कार्बल्डिहाइड बन जाएगा। और अभी तक जो अपना बेसिक कंसिडरेशन था, एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो पेरेंट चेन से अटैच्ड जो भी ग्रुप्स होते हैं इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। इसका मतलब ऊपर भी CHO है लेकिन वो CHO वाला पार्ट हम लोग का फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, वो CHO वाला पार्ट हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब क्योंकि पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन चेन पे वो CHO अटैच्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट पे अगर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो जैसे अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, CHO के जगह पे COOH होता, तो उसमें भी ये जो ऑरेंज वाले पार्ट में CHO ग्रुप है, अगर उसके जगह CHO होता, सॉरी COOH होता, तो उसको भी हम लोगों को आराम से सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हुए चलना होगा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सब्स्टिट्यूएंट नेम हम लोग के नोमेनक्लेचर में जरूरी होता है। तो इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों का टोटल 8 का कार्बन चेन है। 8 के कार्बन चेन वाले पार्ट में हम लोग के फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे, तो 8 का कार्बन चेन मतलब हम लोग ऑक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं था अल्कीन वाले पार्ट का, तो इसलिए ऑक्टेन वर्ड हो गया। ऑक्टेन वाले पार्ट के फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे 3 CHO ग्रुप है। तो CHO वाले पार्ट को हम लोग अल नहीं बोलेंगे, हम लोग का पूरा नाम कार्बल्डिहाइड यूज होना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 1, 3, 7 ट्राई कार्बल्डिहाइड ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर होगा पेरेंट चेन का इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें हम लोग का CHO, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम हम लोग फॉर्माइल यूज किया करते हैं। और क्योंकि ये साइड चेन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ओवरऑल 5th पोजीशन पे है। तो 5th पोजीशन पे ब्रैकेट के अंदर CHO के लिए हम लोग फॉर्माइल वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप एक कार्बन चेन पे है। तो 5 फॉर्माइल मिथाइल ऑक्टेन 1, 3, 7 ट्राई कार्बल्डिहाइड नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। समझ आया एग्जांपल कि फिर से एक बार बोलना है? मतलब एग्जांपल तो हम खैर फिर से नहीं बोल रहे, बहुत बड़ा इसमें सिनेरियो है। हम इसका दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं इस टाइप का ही। बताओ भाई, इसके किसी पार्टिकुलर पार्ट में अगर इससे कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि सर इस वाले पार्ट में ये चीज क्यों हुआ, तो पूछ सकता है। सर फॉर्माइल क्यों हुआ? फॉर्माइल CHO वाले पार्ट का हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या यूज करते हैं, मतलब एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है? कॉपी में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्माइल या फिर एल्डो?
फॉर्माइल या फिर एल्डो। एल्डो हम लोग जनरली यूज नहीं करते, तो इसलिए फॉर्माइल। और एक चीज है कि जैसे CHO तो सर मेन फंक्शनल ग्रुप है, फिर इसको हम लोग फॉर्माइल क्यों लिख रहे हैं, इसमें हम लोग एल्डिहाइड क्यों नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं। बट इसको ऐसा समझो कि पेरेंट चेन से अभी तक हम लोग क्या रूल लेके चल रहे थे कि पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर ये एल्डिहाइड वाला पार्ट या CHO वाला ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, पेरेंट चेन से अटैच साइड चेन, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे नोमेनक्लेचर में। इसको हम लोग एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर ही नहीं करेंगे अब। ठीक है, और कोई डाउट किसी पार्ट में? 1,3,7 ट्राई कार्बोल्डिहाइड को पहले नहीं लिखते हैं हम लोग, उसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लिए ना। नहीं, CHO को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं कंसिडर किया है। जो CHO पेरेंट चेन से अटैच्ड है वो तो फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के नाम में हम लोग बस अल के जगह पे कार्बोल्डिहाइड वर्ड मेंशन किए। जैसे उसको ऐसा समझ लो कि OH वाले पार्ट का नाम हम लोग नोमेनक्लेचर क्या करते थे, तो ऑल करते थे। तो सिमिलर टाइप से अगर ये CHO ग्रुप, मान लो अभी तक हमको नहीं मालूम होता कि CHO वाले पार्ट का नाम क्या होता है, और हमको नहीं पता होता कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर हम लोग CH वाले पार्ट का बोल दिए कि सब्स्टिट्यूएंट सफिक्स नेम मतलब फंक्शनल ग्रुप नेम कार्बोल्डिहाइड है, तो हम लोग उसको कार्बोल्डिहाइड के जैसा लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे OH होता तो 1,3,7 ट्राई ऑल ये नोमेनक्लेचर होता है, तो बस OH के जगह CHO है, तो इसलिए ट्राई कार्बोल्डिहाइड वर्ड सबसे लास्ट में लगा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट चेन से जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है वो तो मेन फंक्शनल ग्रुप माने जा रहे हैं, और फंक्शनल ग्रुप का नाम हमेशा वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स के जैसा दिया जाता है, तो इसलिए ट्राई कार्बोल्डिहाइड का नाम पीछे ही आएगा। और ये जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर वाला पार्ट है जो कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा नाम हम लोग हमेशा सफिक्स में रखते हैं, तो इसको सबसे आगे मेंशन किया है। और कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? इस टाइप का क्वेश्चन मतलब किससे हार्ड पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, हम खुद भी इससे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करा दे रहे, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कभी देखे भी नहीं है। क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में भी जो भी बुक्स वगैरह मिलते हैं उसमें हम नहीं देखे हैं, इतना क्वेश्चन हम डिफिकल्ट हम करा देते हैं। और ये भी हम एग्जांपल IUPAC के रूल बुक से ही उठाए थे, कहीं भी हम देख रहे थे, बहुत साल पहले की बात है, तो ऐसे एग्जाम्पल एक दिखा था, तो वहीं से हम समझे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा। सवाल तुम लोग को पूछेगा वो इस टाइप का रहेगा, और तुम्हारे बुकलेट में या फिर देखना उसमें वर्कशीट में भी दे रखा होगा ऐसा CN CHO COH इस टाइप का सवाल। अभी बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, क्योंकि 3 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो वैसा चेन सेलेक्ट करो जिससे हम लोगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो एक ही कार्बन चेन है 3, और सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो नंबरिंग लेफ्ट से करो राइट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ये है कि पोजीशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मानते हुए नोमेनक्लेचर कर रहा है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 3 का कार्बन चेन प्रॉप अल्केन है, तो इसलिए एन, और उसके अलावा 1,2,3 जैसे एक नोमेनक्लेचर में लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, 3 कार्बन तीनों पे OH OH OH, तो यहाँ पे OH के जगह CN है, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ट्राई ऑल के जगह पे CN वाले पार्ट के लिए नोमेनक्लेचर हम लोग कार्बोनाइट्राइल करते हैं, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल ऐसा मेंशन करते हुए आराम से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली सवाल पूछने का तरीका होता है। और एक वो एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो कि ऐसा ही एग्जांपल दे रखा, मान लो ये एग्जांपल दे तो रखा। एक ओ छूट गया। अरे ठीक है चलो मान लो ये एग्जांपल दे रखा। अब इस केस में हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करना है। सी डबल ओ के बाद क्या बोल रहे एच, इस सी डबल ओ के बाद एच है। नहीं, OH ही तो लिखा हुआ है ना सब जगह, COH 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 है ना, ऊपर भी COH। तो वो वो एच वाई नहीं लग लगा। रहा था, तीसरा वाला पॉइंट रैंक किए। हाँ ठीक है, और थोड़ा कलाकारी करें। कर दीजिए। कीजिए कीजिए।
तो कुछ ज्यादा ही सुंदर ली। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहला चीज ये है कि हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 4 दे रखा, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा है। तो इस सिनेरियो में सबको नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मानते हुए हम लोग को पेरेंट चेन डिसाइड करना होगा, मतलब नोमेनक्लेचर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ही करना होगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये चेन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें 2 ही फंक्शनल ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल वाला चेन हो सकता है या फिर यहाँ से एक चेन हो सकता है, 2 चेन। तो हॉरिजॉन्टल वाले में हम लोग का चेन नंबर 1 में टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, चेन नंबर 2 में भी 3 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। लेकिन चेन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का कार्बन चेन है, जबकि चेन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए चेन नंबर 2 रिजेक्ट हो गया। अब सेम चीज़, एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच था ये सब्स्टिट्यूएंट बना, और अगर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर COH अटैच्ड है तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हो गया मतलब ओवरऑल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं हम लोग। और जब नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो जो सुना नंबरिंग किस साइड से करना चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। लेफ्ट से, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, राइट साइड से भी सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, तो फिर हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे जो कि थर्ड पोजीशन पे मिल रहा, राइट साइड से नहीं मिल रहा। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग आराम से लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। 8 का कार्बन चेन, इसका मतलब ऑक्ट, और ऑक्ट वाले पार्ट में डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑक्टेन, ऑक्टेन के 2 पोजीशन 3 पोजीशन और 7 पोजीशन पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट क्योंकि ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर कर रहे हैं तो नोमेनक्लेचर में इसका नाम ओइक एसिड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्टेन 2,3,7 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें 2 कार्बन दिख रहा, तो 2 का कार्बन चेन जिसके सेकेंड नंबर कार्बन पे COH ग्रुप है। तो तुम लोग को ध्यान होगा COH वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूएंट नेम अगर हम लोग कंसिडर करें तो कार्बोक्सी वर्ड यूज करते हैं। तो इस केस में सेकेंड नंबर कार्बन पे कार्बोक्सी है तो आराम से 2 इसके ऊपर कार्बोक्सी लिख सकते हैं, और कार्बोक्सी वाला पार्ट हम लोग के इथाइल ग्रुप पे है तो 2 कार्बोक्सी इथाइल, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे है। तो फोर्थ के बाद ब्रैकेट में 2 कार्बोक्सी इथाइल ऑक्टेन 2,3,7 कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नोमेनक्लेचर वर्ड यूज किया जा सकता है। बहुत हाई लेवल का सवाल पूछना होगा तो ये सिनेरियो पूछेगा, अदरवाइज ये सिनेरियो नोमेनक्लेचर में नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट नहीं पूछना चाहिए। सवाल हम आज तक देखे भी नहीं है, एडवांस लेवल में भी नहीं देखे हैं, और एक्चुअल में एम्स लेवल में ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं नोमेनक्लेचर में। कभी नीट का बुकलेट उठा के देखना उसमें तुमको ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल दिखाई देंगे, तो इसीलिए एम्स में आज तक ऐसे सवाल नहीं पूछे गए हैं, मैक्सिमम इस तरह का सिनेरियो पूछा गया है, तो हम लोग के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये चीज़ नहीं रहेगा, इस एक चीज़ का हम लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है, बट इस फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में एक चीज़ ध्यान दिया होगा अभी तक हम लोग कहीं भी नॉर्मली ईस्टर नोमेनक्लेचर में यूज नहीं कर रहे थे, दूसरा हम लोग एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर अभी तक नहीं किए, अमाइन का नोमेनक्लेचर बहुत प्रॉपरली नहीं किए, और अमाइड का भी नहीं किया, क्योंकि ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिन फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो थोड़ा यूनिक होता है, जैसे एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में कुछ यूनिक पार्ट होता है, या फिर ईस्टर के नोमेनक्लेचर के टाइम पे थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कुछ फंक्शनल ग्रुप जो स्पेशल लिख सकते हैं, सब स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, इन सब पार्ट की बात करेंगे जिसमें हम लोग कुछ 4 फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना है। 4 फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला और सबसे सिंपल जो हमको लगता है एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। एनहाइड्राइड वाले पार्ट का मतलब एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बोनिल कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस चीज़ को एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसका जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसके नोमेनक्लेचर का रूल थोड़ा ध्यान रखना होगा सिंपल तरीके से, जैसे शायद तुम लोग को याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में शायद बताया था एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं, कि 2 कंपाउंड को लेके दोनों से अगर H2O हटा दें तो बचे हुए यूनिट को हम लोग आराम से एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मान लो तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दूसरा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं पे ले लेते हैं OH वाला पार्ट,
तो अगर ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के यूनिट से हम लोग अगर H2O को रिमूव कर दें, अब H2O में लेफ्ट वाले का H हटाओ, राइट वाले का OH हटाओ, या फिर लेफ्ट वाले का OH हटाओ, राइट वाले का H हटाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग दो यूनिट को लेके यहाँ से H2O रिमूव कर दें तो ये H2O का पार्ट यहाँ से हट गया और ये कार्बन डायरेक्टली हम लोग ऑक्सीजन से अटैच कर दिए। 10th क्लास में ऐसा एक एग्जाम्पल दे रखा है, 10th क्लास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ऐसा दे रखा है कि H वाले पार्ट के साथ X है, जैसे HClHBr वाला पार्ट, और मेटल के साथ OH है। तो इस केस में वहाँ पे ऐसा दे रखा है, बॉक्स में इसको क्लोज करके हटा दिया है, प्रोडक्ट वाले पार्ट में MX का फॉर्मेशन और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इस तरह का एक रिएक्शन दे रखा है। तो इस केस में अगर हम लोग इस OH और H को हटाएंगे तो यहाँ से हम लोग को H2O मिल गया और बाकी बचा हुआ पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब R के साथ C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ सीधा ही ऑक्सीजन वाला पार्ट, उसके साथ फिर से C डबल बॉन्ड O R डैश, ये हम लोग कंपाउंड आराम से बनाते हुए काम कर सकते हैं। मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का ये पार्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप ईस्टर के सॉरी एनहाइड्राइड के जैसा एग्जिस्ट करेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर हम लोग को एनहाइड्राइड बनाना होता है तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलते हैं। तो जब हम लोग एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो बेसिकली हम लोगों को यही फाइंड करना होता है कि एनहाइड्राइड वाले पार्ट का हम लोग फॉर्मेशन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से कराए थे। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, केवल इस ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच कर दो, पहला चीज़, क्योंकि हम लोग हटाए क्या थे H2O, तो एक ऑक्सीजन से H हटाए थे और कार्बोक्सिलिक एसिड के C डबल बॉन्ड O से OH हटाए थे। तो ऑक्सीजन से H अटैच कर दो और यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, आइदर लेफ्ट साइड का बॉन्ड देख लो या राइट साइड का बॉन्ड देख लो, दोनों में से कुछ देखो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एक ही टाइप का स्ट्रक्चर देगा। इसको बॉन्ड, इसके बॉन्ड को ब्रेक करो और कार्बोनिल कार्बन पे OH अटैच कर दो। तो पहला स्टेप फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहला काम हम लोगों का जो कंपाउंड देगा उसमें ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच करो, सबसे पहला चीज़। उसके बाद जो ऑक्सीजन के साथ कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड है, मतलब ये वाले कार्बन के साथ बॉन्ड या फिर इस कार्बन के साथ बॉन्ड, दोनों में से कोई एक ब्रेक करो और जिस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उसको OH ग्रुप डाल दो। तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है। जैसे यहाँ पे एक OH आ गया और इसको जब ब्रेक किया तो यहाँ से हट गया, इसका मतलब यहाँ पे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट आ गया। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट निकल के आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखना ये है, अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है तो एक बार ही नाम मेंशन करो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में, मतलब जैसे हम लोग जब एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में डिपेंड करता है कि वो एनहाइड्राइड कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया गया था। जिस एसिड से वो एनहाइड्राइड बनाया गया है उस एसिड का ही नाम मेंशन करेंगे हम लोग, और बस एसिड वर्ड को हटा के एनहाइड्राइड वर्ड मेंशन कर लेंगे। जैसे मान लो कि ऐसा मेंशन कर रखा CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो सबसे पहले पार्ट ये डिसाइड करो कि एक एनहाइड्राइड कौन से कंपाउंड से बनाया गया, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया गया। तो पहले ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच किया, सबसे पहला चीज़। फिर उसके बाद दोनों में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक किया और उस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच किया। तो यहाँ से एक चीज़ मालूम पड़ा, CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O OH और दूसरे साइड में भी CH3 इसके साथ C डबल बॉन्ड O और OH। मतलब ये जो एनहाइड्राइड है ये कौन से एसिड से बना ये पता चल गया, बट देख के मालूम पड़ रहा है दोनों एसिड सेम है, ये यहीं से मालूम पड़ जाएगा। इसको अगर 20 से डिवाइड करते तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड दिख रहा। अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है तो एसिड भी एक ही आएगा, मतलब कोई दो डिफरेंट टाइप के एसिड्स नहीं आएंगे, एक ही टाइप का दो एसिड आएगा अपने पास। तो अगर एक ही टाइप का दो एसिड आया मतलब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली बस उस एसिड का नाम मेंशन करेंगे और एसिड के नाम में जो एसिड वर्ड है उसको हटा के एनहाइड्राइड से रिप्लेस कर देंगे। जैसे इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अगर लिखते तो हम लोग के पास इथेनोइक एसिड वर्ड आता। तो इथेनोइक एसिड में हम लोग ये जो एसिड वर्ड है इस एसिड वर्ड का नाम रिप्लेस करके बस इथेनोइक एनहाइड्राइड मेंशन कर देंगे और यही इथेनोइक एनहाइड्राइड वाला पार्ट अपने इस एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर होगा। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि जब दोनों तरफ इथेनोइक एसिड था तो इथेनोइक एनहाइड्राइड बोला, बट अगर दोनों तरफ दो अलग अलग एसिड्स हो गए तब क्या करेंगे। तो तब उस सिनेरियो में दोनों एसिड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखो और जो एसिड वर्ड है
उस पार्ट को हटा दो, सबसे लास्ट में केवल एनहाइड्राइड वर्ड मेंशन कर देना है। जैसे मान लो ये कंपाउंड अगर दिया, मान लो ये कंपाउंड दिया, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो पहला पार्ट ये है कि फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड है, क्योंकि ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड है। अगर हम लोग का फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड है तो नोमेनक्लेचर करते वक्त ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच किया, पहला चीज़। फिर दोनों में से कोई एक बॉन्ड को ब्रेक किया और उसके ऊपर OH अटैच किया। तो यहाँ से प्रोडक्ट में 3 कार्बन और तीसरे कार्बन पे हम लोग के पास डबल बॉन्ड OH आएगा। दूसरे वाले साइड में H के साथ C डबल बॉन्ड OH वाला पार्ट, मतलब फॉर्मिक एसिड वाला पार्ट दिख रहा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में लेफ्ट वाले साइड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड और राइट साइड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। और अल्फ़ाबेटिकली हम लोग का M पहले आता है। तो जो एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करेंगे, इस एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में दोनों एसिड का जो पहला नाम है उसको कंसिडर करो और एसिड वर्ड को ऐसे भी एनहाइड्राइड से रिप्लेस करना है। तो नोमेनक्लेचर में अल्फ़ाबेटिकली पहले मिथेनोइक आएगा, फिर उसके बाद प्रोपेनोइक आएगा। तो वहाँ एसिड वर्ड नहीं, मिथेनोइक एनहाइड्राइड प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिखना है, बस एसिड के शुरुआत वाले पार्ट को लिखना है। तो मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, और उसके बाद हम लोग एसिड वर्ड की जगह पे एनहाइड्राइड से उसको रिप्लेस कर दिए। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड अपना नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, हम लोग का अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड रहा तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में 2 इक्वल एसिड्स आएंगे। तो जब 2 इक्वल एसिड आएगा तो एक ही बार नाम लिखना है उस एसिड का, दोबारा नहीं लिखना है। एसिड वर्ड को एनहाइड्राइड से रिप्लेस करो। बट अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हुआ तो 2 डिफरेंट टाइप के एसिड्स आएंगे, तो दोनों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो और एसिड वर्ड की जगह पे लास्ट में एनहाइड्राइड मेंशन करके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। इसके बाद हम लोग एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर के बाद चलो एक एग्जांपल ट्राई करके देखो खुद से। दो एग्जांपल ट्राई करके देखो, एक तो ये ट्राई करके देखो, दूसरा ये भी ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो सवाल। और एनहाइड्राइड साइक्लिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले केस में जब कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो इस केस में जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिला उसमें 1 2 3 4 4 का कार्बन चेन, मतलब ब्यूटेनोइक वर्ड मिलेगा और दूसरी तरफ प्रोपेनोइक मिलेगा। तो नोमेनक्लेचर में ब्यूटेनोइक अल्फाबेटिकली पहले आएगा और अनसिमेट्रिकल होने पे इसके बाद प्रोपेनोइक वाला पार्ट आएगा। तो ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक और नोमेनक्लेचर में आराम से टर्म एनहाइड्राइड मेंशन कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड निकल के आ जाएगा, सबसे पहला सिनेरियो। दूसरे वाले केस में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो साइक्लिक एनहाइड्राइड में काम वही करना है, बट एक चीज़ सोच के देखो,
अगर इसको ब्रेक किया ऐसा, तो ये जो पीछे का पार्ट है ये तो आपस में अटैच्ड है, ये तो ब्रेक नहीं हुआ, केवल ये यहाँ वाला पार्ट आपस में डिसोसिएट हो गया। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से डिसोसिएट करते हैं, जैसे इसको हटाएंगे तो पूरा ही कंपाउंड हट जाएगा, मान लो यहाँ से इसको डिसोसिएट करते हैं, तो कंपाउंड वाला पार्ट एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से ब्रेक करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, मतलब टोटल मिला के 5 कार्बन का चेन है, जिसके बिल्कुल अगर यहाँ से कार्बन शुरू करते तो 1 2 3 4 5, मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करें तो 5 का कार्बन चेन जिसके दोनों कॉर्नर वाले पोजीशन पे, जिसके बिल्कुल एंड पॉइंट वाले पोजीशन पे हम लोग के पास सी ओ एच वाला पार्ट ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आज जो हम लोग डिस्कशन किए कि अगर हम लोगों का 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तब हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो एक के कार्बन से चेन शुरू करेंगे, दूसरे के कार्बन तक जाएंगे आराम से। तो 5 का कार्बन चेन है, इसका मतलब नोमेनक्लेचर में पेंटेन वर्ड यूज करेंगे, और पेंटेन के साथ डाइओइक एसिड वर्ड होना चाहिए था नोमेनक्लेचर में। अब पेंटेन के साथ डाइओइक एसिड होना चाहिए था, तो हम लोग एसिड वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, हम लोग पेंटेन डाइओइक के साथ हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर में एनहाइड्राइड वर्ड यूज कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर में पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड निकल के आ जाएगा आराम से। ये अपने एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर है जो अपने को कंसिडर करना होता है। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग सेकंड वाले फंक्शनल ग्रुप में, जो स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, उसमें मूव करेंगे। बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट है किसी को? साइक्लिक नहीं लिखते हैं? नहीं, साइक्लिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एनहाइड्राइड निकल के आया था उस जिस एसिड से आया, वो एसिड वाला पार्ट तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो हम लोग को साइक्लो वर्ड यहाँ पे नहीं लिखना होगा। इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं एनहाइड्राइड, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर का रूल थोड़ा अलग टाइप का है, इसको बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के साथ हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते, ऑल्दो हो सकता है इन्वॉल्व, लेकिन हम लोग के स्कोप से बाहर है, हम उसमें दिमाग भी नहीं लगाते। तो केमिस्ट्री में सिर्फ एक्सेप्शन ही है। नहीं यार, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है, लेकिन अब ये मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि एक फैक्ट है, इस तरह का एक चीज है तो उसका एक काउंटर फैक्ट के जैसा कुछ ना कुछ चीज निकल के आएगा, तो सिनेरियोस को उसको ध्यान तो रखने ही पड़ेंगे। अब जैसे हिमालय का हाइट कितना है तो वो फैक्ट है, अब वैसा पहाड़ तो दुनिया में बहुत सारा एग्जिस्ट कर रहा है, सबका हाइट अलग अलग है, तो फैक्ट है तो है। अब उसमें पहाड़ जो बनता है, शायद सुना होगा, मतलब ऑल्दो मेरा एसएसटी भी बहुत खराब है, लेकिन फिर भी उधर टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में वो क्या बोलते हैं, कोलाइड करने से फिर वो प्लेट्स ऊपर हाइट पे चला गया, तो इसकी वजह से पहाड़ बने। बट हर एक जगह के जो प्लेट्स का फॉर्मेशन है थोड़ा अलग अलग टाइप से हुआ है, तो मतलब कुछ तो वेरिएशंस है ही डेफिनेटली। तो ऑलमोस्ट जैसे हम लोग बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन के मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ही फैक्ट में हम लोग सबको ओरिएंट नहीं कर सकते, हम लोग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा थ्योरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो सब पे एप्लीकेबल हो, लेकिन सब पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक इंसान ही है, तो इंसान देखने में एक जैसा थोड़ा ना होता है, इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मतलब आदमी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हर एक आदमी सेम नहीं होता, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग एक जैसे हो पाते हैं, बट अदरवाइज सारे लोग डिफरेंट होते हैं, सबका हाइट अलग हो सकता है, या फिर जो चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो सकता है, तो सब पे एक ही फैक्ट तो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए ये तो है थोड़ा, तो उसको एक्सेप्शन के जैसा मत बोलो, फैक्ट के जैसा बोलो। ये कि हम लोग जब थियोरेटिकली उसको याद रखते हैं तो एक नॉर्मल थ्योरी से वेरिएशन है उधर, बट एनहाइड्राइड के जितने भी कंसेप्ट है वो सारा का सारा एक जगह पुट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी रूल्स है वो सारे के सारे एक जगह पुट हो रहे हैं, तो आपस में 2 फंक्शनल ग्रुप में वेरिएशन है, बट एनहाइड्राइड में तो एक ही जैसा चल रहा है सब कुछ। बस ये है कि इसमें देख के लग रहा है साइक्लिक कंपाउंड, बट फिर भी हम लोग साइक्लो वर्ड नहीं लगाते, ये हम भी आज तक कभी सोचे नहीं थे कि इसमें साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो क्यों नहीं लगा रहे, तो ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका जब ओरिजिनल स्ट्रक्चर या जिस कंपाउंड से इसको बनाए हैं उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ साइक्लो नहीं आ रहा, लेकिन साइक्लो आ सकता है, जैसे जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, जैसे इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अभी साइक्लिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़े नहीं है। मान लो ये कंपाउंड है, तो जब इससे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अपने पास यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, यहाँ दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये अब साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नोमेनक्लेचर में साइक्लो वर्ड आएगा, तो जब इसके नोमेनक्लेचर में साइक्लो आएगा तो एनहाइड्राइड में भी साइक्लो वर्ड आएगा, क्योंकि हम लोग को उसी कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर से मतलब रखना है।
फिर इसके बाद जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप अपने को कंसिडर करना है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट हो गया। मान लो पहले ईस्टर ले लेते हैं। ईस्टर वाले पार्ट में तुम लोगों को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये पार्ट कि ईस्टर वाले पार्ट में अगर ये ईस्टर एज अ फंक्शनल ग्रुप सर ऊपर में अगर इसके अलावा और सब्स्टिट्यूएंट्स था तो? हाँ, अगर ऊपर में अगर और सब्स्टिट्यूएंट रहा तो जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे बीआर होता तो नोमेनक्लेचर में हम लोग का सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन आता तो 2 ब्रोमो और उसके बाद पेंटेन डाइविक एनहाइड्राइड, ऐसा नोमेनक्लेचर कर सकते थे। तो जैसा भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके हिसाब से काम करना है अपने को, क्योंकि हम लोग नोमेनक्लेचर तो एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड का कर रहे हैं और उसी एसिड के नाम को हम लोग आगे पीछे बस अरेंज कर दे रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे इसके ऊपर वाले पार्ट में मान लो ऐसा होता कि यहाँ वाले पार्ट में क्लोरीन होता, तो यहाँ के नोमेनक्लेचर में इस साइड के नोमेनक्लेचर की अगर बात करते तो हम लोग प्रोपेनोइक एसिड नोमेनक्लेचर नहीं करते, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड करते। तो अल्फाबेटिकली हम लोग का अभी भी खैर ब्यूटेनोइक एसिड ही होता, बट ब्यूटेनोइक 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ऐसा नोमेनक्लेचर कर देते। सर 2 क्लोर पहले नहीं आता, बीच में आता। 2 क्लोरो, हाँ ये पहले पार्ट नहीं 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 आता। पहले नहीं, ये पार्ट जैसे हम लोग दोनों एसिड्स का नाम लिख रहे हैं। अब वैसे हम भी आज तक ऐसा सिनेरियो देखे नहीं है, बट हमको तो यही लगता है दोनों एसिड्स का नाम सेपरेटली लिख रहे हैं। तो एक एसिड का नाम जो लिखा वो अलग चला गया, दूसरे एसिड का नाम जो लिखा वो अलग चला गया। क्योंकि जैसे अगर मान लो ऐसा सोच के देखो लॉजिकली कि अगर हम लोग यहाँ 2 क्लोरो लिख देते हैं और उसके बाद ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो ये ब्यूटेनोइक वाले में क्लोरो है कि प्रोपेनोइक में क्लोरो है पता चलता क्या? तो नहीं पता चलता। तो इसका मतलब जिस एसिड में क्लोरीन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसी के नोमेनक्लेचर में हम लोग 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड वर्ड मेंशन करते हैं, ताकि डिफरेंस मालूम होता हम लोग के नोमेनक्लेचर में प्रोपेनोइक एसिड वाले पार्ट में क्लोरीन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों एसिड्स का नाम अलग अलग लिखते हैं हम लोग। तो जिस एसिड में सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ उसका सब्स्टिट्यूएंट रखा, दूसरे एसिड के सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके साथ रख के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं आराम से। जैसे ये चीज़ ईस्टर वाले पार्ट में आता है, इसलिए हम ईस्टर वाले पार्ट के रूल से रिलेट कर पाए इस चीज़ को। जैसे मान लो ईस्टर का नोमेनक्लेचर अगर करते हैं तो ईस्टर के नोमेनक्लेचर में, हाँ बोलो। तो आप लोग जितने भी डिवाइसेस पे कराते हैं क्लास, सबका नोमेनक्लेचर करने लग गए हैं क्या? यूजर 1 यूजर यार उसमें कंफ्यूजन होता है कि मतलब कौन से आईडी से चल रहा है। सब में तो स्मार्ट प्रूफ एकेडमी रखना है, तो उसमें म्यूट है U1 आप। क्या बोल रहे हैं, उसमें U1 U2 U3 U4 ऐसा करके चल गया है। और एक स्मार्ट प्रूफ एकेडमी का जो ऑफिशियल हम लोग का ईमेल आईडी है। सर हाँ हेलो, कोई बोल रहा म्यूट है, बोल तो रहे यार हम। तो उसमें अलग अलग नाम रख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो खैर, ईस्टर के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जब जाएंगे तो ईस्टर वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर इस टाइप से होता है। जैसे इसके नोमेनक्लेचर में हमेशा अल्काइल एल्केनोइड वर्ड आता है। तो एक्चुअल में सफिक्स केवल ये होता है एल्केनोइड वाले पार्ट का, O8 वाला पार्ट। लेकिन ये पूरा नाम हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है अल्काइल एल्केनोइड, जिसमें ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन चेन अटैच्ड है इस चीज़ को अल्काइल पे प्लेस किया जाता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन चेन है इस चीज़ को अल्काइल वाले पार्ट में पुट किया जाएगा। और ये R प्लस कार्बन ये पूरा, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कार्बन नंबर 1 हमेशा यही होगा और यहीं से कार्बन चेन चलेगा। तो ये R प्लस कार्बन ये पूरा का पूरा कार्बन जो पेरेंट चेन का पार्ट बनेगा, इसको हम लोग इस अल्क वाले वर्ड रूट में डाला करेंगे। अब वहाँ पे एन है, मतलब अल्कीन है तो एन लगाओ, अगर अल्कीन है तो इन लगाओ, तो अल्कीनोएट हो जाएगा, अल्काइनोएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से लेके इस कार्बोनिल कार्बन तक का पूरा पार्ट, इस चीज को हम लोग अल्केनोएट के अल्क वाले पार्ट में एज अ वर्ड रूट, मतलब पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन के जैसा कंसिडर करते हैं। बट ऑक्सीजन के साथ जो भी ग्रुप अटैच्ड होगा उसको हम लोग हमेशा अल्काइल में पुट करते हैं। ये एक ईस्टर को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करने का जो तरीका है वो इस तरीके का होता है। जैसे अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, तो इस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में पहले तो ये देखो कि ऑक्सीजन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। तो CH3 ग्रुप अटैच्ड है। CH3 वाले पार्ट के लिए हम लोग आराम से नाम मिथाइल ले सकते हैं। और यहाँ पे केवल एक ही कार्बन, इस कंपाउंड में दूसरा कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इस केस में हम लोग का जो वर्ड रूट है वो मिथ होगा। और क्योंकि एक ही कार्बन है तो अल्कीन अल्काइन का कोई सवाल नहीं होता, एन होगा और नोमेनक्लेचर में O8 वर्ड लगा सकते हैं। तो मिथाइल मिथेनोएट कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा,
तो इस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उससे अटैच जो पार्ट होगा इस चीज़ को हम लोग अल्काइल वाले पार्ट में डालेंगे। तो टोटल यहाँ 1 2 3 4, इसका मतलब आराम से ब्यूटाइल बोल सकते हैं। एक और सवाल हो सकता है कि सर अगर इस ऑक्सीजन के ग्रुप में कोई ग्रुप अटैच्ड है तो अगर इस पार्ट में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर इसके आगे आराम से प्लेस कर सकते हैं। मतलब अल्काइल वाले पार्ट में हम लोग इसके अल्काइल पार्ट में ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप के पार्ट में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो उसको हम लोग इसी अल्काइल के आगे आराम से प्लेस कर सकते हैं। और दूसरे वाले साइड में हम लोग का 1 2 3 का कार्बन चेन है, इसका मतलब प्रोप वर्ड यूज़ करेंगे और क्योंकि अल्केन है तो इसकी इसमें आराम से प्रोपेनोइड वर्ड मेंशन कर सकते हैं। अगर इस पेरेंट चेन वाले पार्ट में कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका हम लोग नाम इस वर्ड रूट के जस्ट आगे यहाँ पे प्लेस करके काम करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में ब्यूटाइल प्रोपेनोइड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये हम लोगों के ईस्टर का नोमेनक्लेचर होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, पहला चीज। दूसरा पार्ट, हम लोग अभी तक जैसे ईस्टर के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे, ऑल्दो उसमें नोमेनक्लेचर करने का 2 तरीका होता है सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में, बट इन जनरल चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जब फंक्शनल ग्रुप के जैसा ये सॉरी सब्स्टिट्यूएंट के जैसा होता है तो हर एक जगह पे 2 तरीका होता है। खैर उस चीज़ पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडरेशन लेके चले तो जैसे हम एक ही क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में करा रहे हैं, केवल एक क्वेश्चन, मान लो ये कंपाउंड दे रखा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके अलावा दूसरे साइड में हम लोग के पास एक ईथर वाला पार्ट सॉरी ईस्टर वाला पार्ट है। तो पहला चीज़ ये कि एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, और दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप हम लोग का ये पार्ट रहेगा, तो हम लोग इस दूसरे पार्ट को या ईस्टर पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं। और तुम लोगों को शायद ध्यान होगा अगर एक ईस्टर सब्स्टिट्यूएंट के जैसा होता है तो नोमेनक्लेचर में हम लोग आराम से उसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल रखा करते थे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ऐसा क्यों लेते थे? क्योंकि ये जो ग्रुप है कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ये तो कार्बोनिल में चला गया और ये OCH3 एक्चुअल में एक ईथर के एल्कोक्सी के जैसा आता था, मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी इस टाइप से नोमेनक्लेचर बोल सकते थे। तो नोमेनक्लेचर में ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर रहे हैं जिसके एल्कोक्सी वाले पार्ट में ऑक्सीजन प्लस वो कार्बन चेन, इस चीज़ को देखना होगा। तो एल्कोक्सी वाले पार्ट में हम लोग के पास यहाँ पे मिथॉक्सी वर्ड आ जाएगा और उसके अलावा C डबल बॉन्ड O के लिए कार्बोनिल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नेम मिथॉक्सी कार्बोनिल हो गया और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है मतलब कार्बन नंबर 1 यही होगा। और यहाँ से कार्बन चेन वाले पार्ट को जब कंसिडर करें तो 4 का कार्बन चेन जिसपे ये पूरा ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट है ऐसा बोल सकते हैं। वैसे इसमें एक और सिनेरियो होगा, आते हैं उस चीज़ पे, बट अभी के लिए 4 का कार्बन चेन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसके बाद वो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप पूरा शुरू हो जा रहा है। तो अगर 4 का कार्बन चेन है और 4th नंबर पे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 4th पोजीशन पे हम लोग आराम से मिथॉक्सी कार्बोनिल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा मिथॉक्सी कार्बोनिल वाला पार्ट 4 के कार्बन चेन में मतलब ब्यूट, और ब्यूट वाले पार्ट में अल्केन है तो एन ओइक एसिड के आगे मेंशन कर सकते हैं। तो 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूटेनोइक एसिड बोला जा सकता है। बट ये एक तरीका है नोमेनक्लेचर का जहाँ पे इस पूरे के पूरे ईस्टर वाले पार्ट को एक सिंगल यूनिट सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ अरविंद बोलो, कोई डाउट है क्या? ये मिथॉक्सी कार्बोनिल है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है? नहीं, मिथॉक्सी कार्बोनिल को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग नहीं लेके चल रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट के जैसा। तो इसलिए हम लोग आराम से मिथॉक्सी कार्बोनिल वर्ड मेंशन करते हुए चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग पूरे को अगर ईस्टर के जैसा मान के चल रहा है तो एक सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फिर इसी कंपाउंड का एक और हम तरीका मेंशन कर रहे हैं नोमेनक्लेचर करने का। जैसे अगर मान लो एग्जैक्टली सेम कंपाउंड दे रखा तो इसका एक और तरीका ये होता है नोमेनक्लेचर करने का कि अभी तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि हम लोग का पेरेंट चेन केवल यहाँ तक था और ये पूरा का पूरा ईस्टर वाला पार्ट एक सिंगल यूनिट सब्स्टिट्यूएंट था। बट दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग तो शुरू करेंगे बट पेरेंट चेन को यहाँ पे नहीं ख़त्म करेंगे, हम लोग इस कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मान ले। बट अगर हम लोग इस कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मान लेंगे तो इस केस में ये पूरा का पूरा पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि
इस कार्बन से एसोसिएटेड जो ग्रुप्स है वो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करना शुरू कर जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ तक पेरेंट चेन मानते तो ये पूरा पार्ट एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट था, बट अगर हम लोग यहाँ तक पेरेंट चेन मान रहे हैं तो ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और इस ग्रुप को एक अलग सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। और एक चीज़ सोच के देखना, जैसे मान लो ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे कार्बन होता, तो ये कीटोन के जैसा फंक्शनल ग्रुप होता। तो एग्जैक्टली जब हम लोग एक ईस्टर के कार्बोनिल कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मानते हैं तो वो जो कार्बोनिल कार्बन है उसको हम लोग कीटोन के जैसा ट्रीट करते हुए कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम लोग का नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जो ग्रुप्स प्रेजेंट था, इस ग्रुप्स वाले पार्ट से तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अपने पेरेंट चेन को यहाँ तक का पार्ट मानेंगे तो इस केस में यहाँ के कार्बन वाले पार्ट से अटैच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम लोग अब एक कीटोन सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करना शुरू करेंगे, जिसका नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हम लोग ऑक्सो के फॉर्म में डालेंगे। और ये पार्ट तो अभी भी OCH3 मतलब एल्कोक्सी के फॉर्म में जा ही रहा, इस वाले पार्ट में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, OCH3 मतलब मिथॉक्सी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने का दूसरा तरीका, 5 का कार्बन चेन, तो इसका मतलब पेंटेनोइक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, और उसके कार्बन नंबर 5th वाले पार्ट पे हम लोग के पास एक तो कीटोन ग्रुप है ऑक्सो, और दूसरा 5th वाले पार्ट पे एक और हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्सी। अल्फाबेटिकली पहले मिथॉक्सी आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सो आएगा, तो 5 मिथॉक्सी 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये भी एक नोमेनक्लेचर करने का तरीका है जो हम लोग को यूज़ करना होता है। तो ऊपर वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कार्बोनिल कार्बन को हम लोग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, जबकि नीचे वाले पार्ट में उस कार्बोनिल कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मान रहे हैं। तो दोनों तरीका पॉसिबल है नोमेनक्लेचर करने का। इनफैक्ट ये चीज़ एल्डिहाइड में भी होता है कि अगर एल्डिहाइड में जाके अपना कार्बन चेन खत्म हो रहा, तो इस केस में अगर इसके जस्ट पहले तक कार्बन चेन माने तो इसको फॉर्माइल बोलेंगे, लेकिन अगर हम लोग कार्बन चेन को एक्सटेंड कर दे तो फिर इसको कीटोन फंक्शनल ग्रुप मानते हुए इसको ऑक्सो से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम चीज़ हम लोग का असाइल हैलाइड में होता है कि अगर हम लोग असाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखे और पेरेंट चेन को यहीं तक ख़त्म कर दिया, तो इस केस में हम लोग आराम से हेलो कार्बोनिल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट चेन को हम लोग एक्सटेंड कर दें तो इस केस में क्लोरो अलग जाएगा और ये ऑक्सो अलग जाएगा। ये दोनों तरीका नोमेनक्लेचर का यूज़ कर सकते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब कंसिडर करते हैं तो। हाँ अरविंद बोलो। सर इन दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है? ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट IUPAC में नॉर्मली इसी चीज़ को लेकर के चल रहे होते हैं हम लोग। फिर उसके अलावा एक और सिनेरियो है जो इसी केस में है। जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट तो है, बट एक चीज सोच के देखो, इस केस में क्या करें। जैसे ऊपर वाले केस में हम लोग का जैसे है अभी भी ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मतलब कार्बन चेन यहाँ से शुरू करेंगे विद कार्बन नंबर 1। लेकिन इस बार हम लोग का जो कार्बन चेन है उससे ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच्ड है, उसी ईस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच्ड है, इस बार कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड नहीं है। तो ये भी एक सिनेरियो होता है जब हम लोग के ईस्टर वाले पार्ट को हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप सॉरी एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं और उसका ऑक्सीजन वाला पार्ट पेरेंट चेन से अटैच्ड है। तो यहाँ के केस में हम लोग वर्ड जो हेलो सॉरी एल्कोक्सी कार्बोनिल था, उस एल्कोक्सी वाले पार्ट के जगह पे हम लोग एल्केनोइलॉक्सी वर्ड यूज करते हैं। ये पूरा एक सिंगल यूनिट नाम यूज किया जाएगा एल्केनोइलॉक्सी, और इसमें जो अल्क वाला पार्ट है ये हम लोग के इस पार्ट से निकल के आ सकता है। यहाँ पे टोटल 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग आराम से इथ वर्ड यूज करेंगे, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इथेन वाला पार्ट हो जाएगा, और इसके अलावा हम लोग ये वर्ड ऑयलॉक्सी वाला पार्ट मेंशन करेंगे। तो टोटल नोमेनक्लेचर इथेनॉयलॉक्सी मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। तो नोमेनक्लेचर में 1 2 3 4, तो अपना नोमेनक्लेचर में 4 का कार्बन चेन मतलब ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, और ब्यूटेनोइक एसिड वाले पार्ट के 4th पोजीशन पे हम लोगों का अल्केनोइलॉक्सी वाले पार्ट में इथेनॉयलॉक्सी वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। तो 4 इथेनॉयलॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ये अपने ईस्टर का नोमेनक्लेचर है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो हो ही गया। एज अ सब्स्टिट्यूएंट 3 तरह का पार्ट है। वैसे जो पहला दूसरा पार्ट है वो तो खैर जनरल टाइप का पार्ट है, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं, और उसके अलावा एक ये पार्ट जिसमें हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट को अगर पेरेंट चेन से अटैच करते हैं, तब उस केस में हम लोग वहाँ पे एल्कोक्सी कार्बोनिल
सब्स्टिट्यूएंट का नाम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे एल्केनॉइल ऑक्सी वाला पार्ट यूज़ करना शुरू करेंगे। वैसे तुम्हारे वर्कशीट में नाम दे रखा है तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा तुमको कि एल्केनॉइल ऑक्सी वाला पार्ट हम लोग को कब यूज़ करना है। तो ये नोमेनक्लेचर का पार्ट थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अमाइन का नोमेनक्लेचर, अमाइड का नोमेनक्लेचर मुश्किल से हमको लगता है 5 मिनट का पार्ट है, और उसके नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर बेंजीन वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर डिस्कस करना शुरू करेंगे। बेंजीन वाला पार्ट मेरे हिसाब से चलो ठीक है, बेंजीन वाला पार्ट तो बताना ही है, उसके अलावा और क्या बच गया तुम लोगों को बताने के लिए? सारा कुछ तो बता दिया। फिर साइक्लिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा, बेंजीन में कॉमन नेम चलेगा, और हाँ एक ईथर वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिस्कस करना है। ऑल्दो स्पाइरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये कंपाउंड अपने काम का नहीं होता, बट ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड भी बता देंगे। मतलब 2 लेक्चर में तुम्हारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अमाइन अमाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का कंप्लीट नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर क्लास वहाँ पे ही रोक देंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग उसके अगले कंपाउंड में बेंजीन, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग को बेंजीन का नोमेनक्लेचर पढ़ना है केवल, तो बेंजीन वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर, और उसके जस्ट आगे हम लोग ईथर वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं इस एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे। और ईथर में अगर 2 ऑक्सीजन वाला पार्ट हो गया तब क्या होता है, तो वहाँ पे जैसे ऑक्सा वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर अगर 2 नाइट्रोजन वाला पार्ट हो गया अगर इस तरह का, तो अजा वर्ड यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मेंशन करेंगे तुम लोगों के सामने। उसके अलावा फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड, ऑल्दो ये नोमेनक्लेचर अपने काम का नहीं है, मेडिकल में काम का है भी। मेडिकल में खैर एम्स में काम का था, पता नहीं एनटीए वाले लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट ये नोमेनक्लेचर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। हमको भी बहुत ज़्यादा रूल्स ध्यान नहीं है, हमको भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल में एक बार भी नहीं पढ़ा इस चीज़ को, इसीलिए बस कई पार्ट नहीं है, बट इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर कहीं पे ऐसा सवाल मिले तुम लोगों तो आराम से सॉल्व कर पाओ। तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए पार्ट को देखेंगे। 2 क्लास में नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा अपना। साइक्लिक कंपाउंड तो अच्छा, तुम्हारे डीपीपी में जो साइक्लिक कंपाउंड वाला पार्ट आएगा उस चीज़ को छोड़ देना, साइक्लिक कंपाउंड वाला पार्ट अभी डिस्कस नहीं कर सकते, उसको अभी के लिए होल्ड पे रखना। सर डीपीपी में उसी में आंसर है। हाँ हाँ, डीपीपी में आंसर देना शुरू कर दिया अब, मतलब क्योंकि डिस्कशन हम लोग नहीं कर पाते डीपीपी का, जैसे नहीं डीपीपी सर, का। सेम में मतलब वर्कशीट 3 में वर्कशीट 3 का ही है। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही कर दिया। जैसे डीपीपी का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है ना, कि आपको आज डीपीपी मिला, अगले दिन जब आप क्लास आएंगे तो क्लास में आते ही सबसे पहले आंसर लिखा फिर डिस्कशन हुआ। बट यहाँ वैसा फिजिकल क्लास नहीं चल रहा, तो मतलब वो लोग करके आते हैं, नहीं आते, डिस्कशन भी ऐसा प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग आंसर देना शुरू कर दिया कि जिसको डाउट है डीपीपी में अपना सॉल्व करेगा। पर डीपीपी के जो क्वेश्चन है तुम्हारे नॉर्मल जो बुक्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, कितने भी अच्छे बुक्स उठा लो, MS चौहान है, ये सब इन सब जगह पे नहीं मिलेंगे। डीपीपी में जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली तुम्हारे जो स्टैंडर्ड बुक्स है, सोलोमन हो गया, मॉरिसन बॉयड हो गया, ये पीटर साइक हो गया, फिनार हो गया, इन सब बुक से केमिस्ट्री में बुक क्वेश्चंस उठा रखे हैं। फिजिक्स में तुम्हारे इरोडोव का क्वेश्चन हो गया या फिर क्रोटोव का क्वेश्चन हो गया, हेलिडे रेसनी के कुछ क्वेश्चंस हो गए जो सिंपल टाइप के हैं, इन सब जगह से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो इसीलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना होता है। तो उसमें आंसर जानबूझ के हम लोग दे दिए हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करो वहीं पे आंसर देख लो, बट उससे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे मिलेंगे तुमको। उस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे जो तुम लोग को मार्केट में मिलता है, तो तुमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना ताकि तुम्हारा स्किल थोड़ा इंक्रीज करे। आंसर अभी मिल रहा है, अगर ऑफलाइन क्लासेस होगा तो फिर उस चीज़ को हम लोग चेंज कर देंगे वापस से। वर्कशीट वाले पार्ट में 3 वाले पार्ट में तो होमवर्क दे ही चुके हैं हम लोग बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 4 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, उसके बाद वर्कशीट नंबर 5 में 1,
2, ऑल इस तरह का सवाल कर चुके हैं हम लोग। 3, 4, 6, 7, 8, 9, वर्कशीट 5 में 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और इसके बाद अपने बुकलेट वाले पार्ट में, बुकलेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में हम लोगों का सेक्शन जी वाले पार्ट में G1, G2, G3, G4, G5, सॉरी G5 नहीं, साइक्लिक कंपाउंड है अभी, G5 नहीं, G4, H1, H2, H4, H3 छोड़ दिए ना? हाँ H3 नहीं दिए, H3 में शायद साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं अमाइड वाला पार्ट है, अभी नेक्स्ट क्लास में होगा ये चीज़। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें N वाला पार्ट ऐड होता है नोमेनक्लेचर में, ज़्यादा कुछ उसमें वेरिएशन नहीं होता है नोमेनक्लेचर में, बस N के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वहाँ पे N ऐड करते हैं हम लोग। उसके बाद सब्जेक्टिव वाले एक्सरसाइज में साइक्लो क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है अभी तो शायद इसके बाद क्वेश्चन नहीं कर सकते, आइसोमरिज्म का पार्ट है ये सब क्वेश्चन दे रखा है ना, 25 दे रखा है ना होमवर्क, यस 25, 26 दे रखा है, ये दोनों दे रखा है शायद। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और अमाइन अमाइड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर आराम से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलता है, इससे कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर क्लास एंड करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।